दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज ब्रजेश कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के का स्टैटिक पोर्शन। जैसा कि आपको पता हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम हो, सब में इन्वायरमेंट सेक्शन प्रीलिम्स में इसका वेटेज सारे एग्ज़ाम्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शंस को अच्छे से कवर करना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, ताकि प्रीलिम्स में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर। तो इन्वायरमेंट में दो सेक्शन होते हैं, एक तो उसका स्टैटिक पोर्शन होता है, सेकेंड उसका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है। तो हम लोग और स्टैटिक पोर्शन में 12th बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माने जाते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए। तो हम लोग अपने इस इन्वायरमेंट सीरीज में 12th के लास्ट 4 चैप्टर जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड हैं, 12th बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस 4 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है, तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं 13th में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, जिसको कि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद इकोसिस्टम है, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, और सबसे लास्ट में इन्वायरमेंटल इशूज़ है। तो इसे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग चैनल को रेगुलर विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैप्टर के सबसे स्टार्टिंग में इकोलॉजी के मतलब फादर्स माने जाते हैं। इंडिया में इकोलॉजी के फादर्स की माना जाता है रामदेव मिश्रा जी। इन्हीं के बारे में स्टार्टिंग में दिया गया है, जो कि अपना इनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है कि इकोलॉजी में क्या क्या बेसिक्स इसके 4 पिलर्स हैं। तो 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी इसे कंसर्न होता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स, वो जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज़, और उसके बाद बायोम्स। तो इन चैप्टर में हम लोग इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, जो कि ग्राफ क्या है, यहाँ शो कर रहा है किसी को बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल प्रेसिपिटेशन और एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर। यहाँ एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है, प्रेसिपिटेशन मतलब जितना कितना रेनफॉल होता है, और यहाँ वाई एक्सिस पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बायोम्स यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल के अकॉर्डिंग हमारे इन्वायरमेंट में वो बायोम्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आर्कटिक रीजन का होता है, आपको पता है, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा रीजन का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -10 डिग्री से 0 डिग्री या 1 to 2 डिग्री तक इसका में टेम्परेचर होता है आर्कटिक में। और यहाँ प्रेसिपिटेशन क्या है, 100 टू मतलब 10 to 150 या 125 सेंटीमीटर तक वहाँ बारिश होती है। कहाँ, टुंड्रा रीजन में। तो आप लोग किसी भी रीजन का आपको अगर ऑन एन एवरेज टेम्परेचर अगर पता हो और प्रेसिपिटेशन पता हो, तो आप एक तरह से वहाँ के बायोम के बारे में बता सकते हैं। वहाँ किस तरह का बायोम होगा, मतलब आर्कटिक होगा या डेजर्ट है या ग्रासलैंड होगा या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वो हम लोग किससे पता कर सकते हैं, रेनफॉल और वहाँ के टेम्परेचर से, मतलब एवरेज रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर से। उसी तरह आर्कटिक के बाद यहाँ कॉनिफरस फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है, जिसका कि टेम्परेचर जहाँ 0 to 15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। देखिए 250 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। उसके बाद फिर डेजर्ट में आपको पता ही है कि डेजर्ट में सबसे कम बारिश होती है। तो डेजर्ट में आप देखिए 0 to 50 सेंटीमीटर तक मात्र बारिश है, और टेम्परेचर आपको पता है डेजर्ट में बहुत हाई होता है। तो दिन में तो वो 5 से 25 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। फिर उसी तरह ग्रासलैंड में भी डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वहाँ भी बहुत कम बारिश होती है। तो वहाँ 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और टेम्परेचर भी ग्रासलैंड का भी हाई होता है। उसी तरह टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर भी ऑन एन एवरेज ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही कम होता है, इसलिए इसे टेम्परेट कहा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 25 सेंटीमीटर तक यहाँ टेम्परेचर होता है, और 100 से
250 सेंटीमीटर 225 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है और बारिश भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ बारिश आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 400 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश दिखाया गया। तो इस तरह आप एक बायोम का ग्राफ यहाँ देख सकते हैं, जो कि किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है, एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के इंडेक्स में। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पे काम करता है। उसके बाद आप रीजनल और लोकल वेरिएशन बायोम में देख सकते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट उसी अकॉर्डिंग होता है। तो उसी तरह यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट सारे यहाँ पर मेजर बायोम्स इंडिया में जो हैं उसके बारे में दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट फिगर में ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद डेसिडियस रेन फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट, फिर सी कोस्ट। आपको पता है सी कोस्ट साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में है, फिर डेजर्ट्स कहाँ है, राजस्थान में। उसी तरह यहाँ पे आप डेसिडियस फॉरेस्ट ये पेनिनसुलर इंडिया में, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया में ये या वेस्टर्न घाट यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पर एक टर्म नीसे की बात की गई है। नीसे ये क्या होता है, ये एक होता है डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रेंज, उनका डिफाइंड रेंज, कंडीशन और टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑल टुगेदर कंप्राइजेज ऑफ नीसे, NICHA। नीसे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पहले भी स्टेट PCS और UPSC में आ चुके हैं। तो इस टर्म को आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। अब यहाँ जो भी इन्वायरमेंट या इकोलॉजी में एबायोटिक फैक्टर हैं, उसके बाद डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जिसमें कि लिविंग, जैसे बायोटिक फैक्टर हो गए, दो टाइप के फैक्टर होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फंगस या बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बायोटिक फैक्टर हो गए। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, फिर उसी तरह रेनफॉल, फिर उसी तरह वाटर, फिर या आप सॉइल, तो ये सब आ गए एबायोटिक फैक्टर में। तो टेम्परेचर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इकोलॉजिकल फैक्टर होता है इन्वायरमेंट का जी, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज से बहुत सारे प्रॉब्लम या बहुत सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे हम ये प्लेन्स टू क्या माउंटेन्स ये डिक्रीज होता है, या इक्वेटर टू पोलर एरिया में ये डिक्रीज करता है क्या, टेम्परेचर। उसके बाद देर आर हैव ए यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप हाइपोथर्मल। और यहाँ पे आप एक नॉर्मल चीज़ बताई गई है कि मैंगो ट्री कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। या स्नो लेपर्ड क्या है कि ये केरला के फॉरेस्ट या टूना फिश के बारे में बताया गया है कि रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लेटीट्यूड इन द ओशियन। ये टूना फिश क्या है, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में ही पाया जाता है। ये यहाँ 2-3 एग्जाम्पल देखिए हमें सब बताया गया। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस देख लिया कि किस तरह टेम्परेचर की वजह से इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद वाटर के बारे में भी आपको पता है, बिना वाटर के कोई भी सिस्टम या इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता है और सस्टेन नहीं कर सकता है। तो इट एबिलिटी इज सो लिमिटेड इन द डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्शन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव इन। आपको पता ही है कि डेजर्ट्स में बहुत कम वाटर्स पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ के ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल एडेप्शन क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। उसी तरह हमें लगता है कि वाटर की समस्या बस मतलब टेरिटोरियल जो ऑर्गेनिज्म वहाँ हैं उन्हीं को होती होगी, और जो भी ओशियन में जो भी ऑर्गेनिज्म है या फंगी या जो भी है उन्हें इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी सैलिनिटी अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उससे टॉलरेंट, या pH लेवल हाई हो गया, क्योंकि बहुत जगह पे pH लेवल या सैलिनिटी लेवल 32-35 पर 1000 उससे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद लाइट आपको पता ही है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए अपना फोटोसिंथेसिस वो लाइट के थ्रू ही उसमें फॉर्म करते हैं। सनलाइट उसका सबसे मेजर सोर्स है, तो वो लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। तो इस तरह, और सॉइल आपको पता है कि सॉइल के नेचर और प्रॉपर्टी से
वहाँ का जितना भी इकोसिस्टम या प्लांट्स हैं वो चेंज होते हैं। वहाँ के वो अब सॉइल क्या है इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी वाले सीरीज में इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे किस तरह एबायोटिक फैक्टर, तो इसके लिए रेगुलेट, कन्फॉर्म, उसी तरह फिर माइग्रेट, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। एबायोटिक फैक्टर मतलब हम लोग ने देख लिया क्या क्या एबायोटिक फैक्टर था, टेम्परेचर, वाटर, फिर लाइट, उसी तरह सॉइल। तो उसको इन चीज़ों को डील करने के लिए क्या क्या करते हैं उसके बारे में फिर यहाँ डिस्कस किया गया है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। जैसे मैमल्स में क्या होता है, हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरह मेंटेन करते हैं। जैसे समर में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, समर में आउटसाइड का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, स्वेटिंग करता है, जिससे कि इवोपोरेशन द्वारा कूलिंग होता है और हमारे बॉडी के इनर साइड में टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है। तो इसी तरह बाकी जानवर या ऑर्गेनिज्म भी इसी तरह का कुछ ना कुछ अपने बॉडी को किसी न किसी मेथड से रेगुलेट करते हैं। उसी तरह कन्फॉर्म, उसी तरह फिर यहाँ पे माइग्रेट, बहुत सारे आपको पता होगा माइग्रेटरी स्पीसीज के बारे में नाम सुना होगा, जो हज़ारों के थाउजेंड्स किलोमीटर दूर चले जाते हैं। चाहे हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो लोग माउंटेनियस एरिया में अपना वैकेशन या हॉलीडे मनाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ उसी तरह एग्जांपल दिया गया है, दिल्ली टू शिमला फॉर द ड्यूरेशन ऑफ समर। उसी तरह बहुत सारे वर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि साइबेरियन कंट्रीज से वो फ्लाई करके विंटर्स में कहाँ आ जाते हैं, यहाँ केवला देव नेशनल पार्क या अभी बेगूसराय का एक कांवर झील जो कि अभी रामसर साइड घोषित हो गया, वहाँ भी साइबेरियन पक्षी बहुत आते थे पहले। तो इस तरह उसके माइग्रेट करके फिर सस्पेंड, मतलब आपने भालू के बारे में सुना होगा, वो हाइबरेशन में चले जाते हैं 6 मंथ के लिए। तो इस तरह वो एक तरह से अपनी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं। तो इस तरह भी बहुत से ऑर्गेनिज्म अपने एबायोटिक फैक्टर से अपने आप को बचाते हैं या उसके रिस्पॉन्स में अपने आप को ढालते हैं। उसी तरह यहाँ एडेप्शन के बारे में बताया गया है कि किस तरह डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जिससे कि वो सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने इसमें बहुत ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके फंक्शन या एबायोटिक फैक्टर के बारे में जाना, फिर डिफरेंट बायोम्स के बारे में जाना, फिर एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म क्या क्या कौन कौन से मेथड यूज करती है, हाउ डू अदर लिविंग बीइंग कोप विद दिस सिचुएशन। तो इसमें रेगुलेट करके, कन्फॉर्म करके, फिर माइग्रेट करके, सस्पेंड करके, इस तरह वो अपने तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, फिर इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये म्यूचुअलिज्म, ये सब पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ये सब कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, तो इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।